नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से परप्रांतीय मुद्दा गर्मा गया है। इस मुद्दे की शुरुआत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक आदेश पर हुई है। उन्होंने शाकीनाका में हुए एक महिला के साथ बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या को लेकर के राज्य में फैली नाराजगी को दूर करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। पुलिस महानिदेशालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे, समीक्षा कर रहे थे। उस समीक्षा में उन्होंने कहा कि परप्रांतियों पर नजर रखनी होगी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इस पर नजर रखनी होगी। वह आरोपी वो जो निर्भया के साथ बलात्कार किया और उसके गुप्तांग में सरिया डाल करके उसकी हत्या कर दी, वह निश्चित रूप से मराठी नहीं था, गैर मराठी था, उत्तर प्रदेश के जौनपुर का मूल निवासी था मोहन चौहान। तो ये मुद्दा तो सर्वविदित है। आरोपी किसी भी प्रांत का हो, किसी भी धर्म का हो, आरोपी होता है। इसको लेकर के राजनीतिक हल्के में अलग ढंग की चर्चा शुरू हो गई है। हो सकता है उद्धव ठाकरे का कहने का उद्देश्य यह न रहा होगा या उनकी मंशा ऐसी नहीं होगी कि परप्रांतियों के आने पर, भीड़ कंट्रोल करने पर वो नियंत्रण रखना चाहते हैं, भीड़ कंट्रोल करने के लिए कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं। हो सकता है उनके कहने का उद्देश्य ये हो कि जो भी गुंडे मवाली बदमाश आ रहे हैं उन पे नजर रखी जाए, लेकिन राजनीतिक अर्थ अलग निकल गया। पुलिस अधिकारियों ने भी इस आदेश पर आश्चर्य व्यक्त किया है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियां पूरे देश से आ रही हैं, भर भर की गाड़ियां आ रही हैं, भर भर के विमान आ रहे हैं विदेशों से, देश के हर कोने से, विदेश के हर कोने से, तो उन पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, यह पुलिस के लिए बड़ी समस्या है। अगर जो विदेश से विमान आ रहे हैं उनके पासपोर्ट हैं, उन पर नियंत्रण रखा जा सकता है, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले का इतिहास ऐसा है कि बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और वर्मा से, म्यांमार से लोग आए और यही बस गए और सारे अपराधों में वही लिप्त पाए जा रहे हैं। अब तक का इतिहास यही है। लेकिन जो 2 दिन पहले शाकीनाका में हादसा हुआ, उसमें वो चौहान मिला, वो बाहर का मिला। इसको लेकर के हो सकता है उद्धव ठाकरे ने ये कहा हो कि इस तरह के जो अपराधी किस्म के लोग हों, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड हो, अगर वो बाहर से आ रहे हैं, किसी अन्य प्रांत से आ रहे हैं, तो उन पर नजर रखा जाए। लेकिन अब भाजपा इसे मुद्दा बना ली है। आश्चर्य तो ये हो रहा है कि उनके ही चचेरे भाई और परप्रांतियों के खिलाफ आग उगलने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे चुप हैं। राज ठाकरे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका रुख बदल गया है। वो उनके दूसरी बार चुन के आने के बाद तो लगभग राज ठाकरे का रूप बदल करके राष्ट्रीय बन गया है। अब उनके पार्टी का झंडा भी भगवा हो चुका है और वो उनका सारा मुद्दा राष्ट्रीय हो रहा है। अब वो संकीर्ण विचारधारा के बयान भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये सही है कि जब पहली कोरोना की लहर आई थी, जब मजदूर यहाँ से भाग के जा रहे थे, जिस तरह की वीडियो, जिस तरह का अखबारों में, चैनलों में खबरें चल रही थी, उसको लेकर के राज ठाकरे जरूर दुखी थे। उनको ये उस समय आशंका होती थी कि बाहर के लोग ये आरोप लगाएंगे कि शायद उनकी पार्टी मन से इन लोगों को भगा रही है। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो लोग जा रहे हैं, जाने की आवश्यकता तो नहीं है, अगर जा रहे हैं तो जरूर लौट के आएंगे, क्योंकि बाहर तो कोई ठिकाना है नहीं। तो आएंगे तो उनको उनका रजिस्टर करना पड़ेगा, उन पर रखा जाए, कोरोना लेके तो नहीं आ रहे हैं। उनके कहने का तात्पर्य उसमें था कि बीमारी लेके तो नहीं आ जाए। कोरोना फैला है, जब कोरोना कंट्रोल हो जाएगा तो आकर के बीमारियां ला करके मुंबई में फिर से न फैला दे, ऐसा उनके कहने का तात्पर्य था। ऐसा तभी उनके प्रवक्ता लोग भी कहते थे। अब जो है उद्धव ठाकरे जो संवैधानिक पद बैठे व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री हैं, कोई भी संवैधानिक पद बैठा व्यक्ति अपने देश के नागरिक को इस तरह से किसी भी जगह जाने से रोक नहीं सकता। चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, वहाँ का मुख्यमंत्री, वहाँ का डीजी, वहाँ का चीफ सेक्रेटरी कभी नहीं कह सकता कि दूसरे राज्य के लोग उनके यहाँ न आए। भारत के किसी भी रहवासी को भारत के किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में जाके रहने, नौकरी करने, बसने, ये इसका पूरा अधिकार था। कश्मीर में नहीं था, वहाँ भी अधिकार हो गया है। आप आराम से कश्मीर जाकर के रह सकते हैं। बड़े पैमाने पर मराठी भाषिक लोग प्रयागराज में हैं, बड़े पैमाने पर मराठी भाषिक लोग वाराणसी में हैं।
हर जगह है, फैजाबाद में है, अयोध्या जी में है, लखनऊ में भरे पड़े हैं, कानपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ बड़े पैमाने पर है, नोएडा में बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन वहाँ इस तरह से भाषाई आधार पर कोई उन्हें विभाजित करता है या ऐसा कभी दिखा नहीं गया, कभी देखा नहीं गया। वहाँ जो अपराध होते होंगे, दो पड़ोसी झगड़े होते होंगे, उसमें दो पड़ोसी चाहे जिस प्रदेश के होंगे, उनको कभी भाषाई आधार पर इंगित नहीं किया जाता होगा। ये अपराध बहुत भयानक था। इस पर तो किसी भी तरह से क्षमा नहीं मिलनी चाहिए, उसे तो कच्ची फांसी होनी चाहिए और शायद 2-3 महीने में उसे लटका दिया जाएगा। ऐसा पुलिस का, सरकार का और जनता का रुख लग रहा है। जनता का आक्रोश देखते हुए सरकार को न्यायपालिका पर दबाव बनाना पड़ेगा कि जल्दी जल्दी उसे फांसी हो जाए। फांसी से कम सजा उसके लिए कुछ सजा के न के बराबर है, सजा मिलनी चाहिए। आज मुद्दा यह है कि उद्धव ठाकरे जी जैसे सोचे समझे रणनीतिकार के मुंह से ऐसे परप्रांतीय शब्द का निकलना क्या उचित है? पर वो जिस सेंस में कहे थे उस सेंस को अब तो लोग बिगाड़ रहे हैं। अब आगे 6 महीने में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है। एक नज़र जरा इस पर डालना पड़ेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों को परप्रांतीय के मुद्दे पर इतनी नाराजगी क्यों दिख रही है। कड़वा सच है कि मुंबई की आबादी, मुंबई में बसे लोग 17 से 21% के बीच ही मराठी भाषिक लोग हैं, बाकी सब परप्रांतीय हैं। ये सच है। मुंबई छोटे छोटे 7 टापुओं का एक शहर था जिस पर असली जो रहवासी थे वो फारसी थे, आगरी और कोली थे। इसके बाद जो भी यहाँ आए हैं, चाहे जहाँ से आए हैं, महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हैं या देश के कोने कोने से आए हैं, सब उनके निगाह में, पारसी, आगरी, कोलियों की निगाह में वो सब बाहरी हैं। और जो भी हैं, कोई 100 साल पहले आ गया, कोई 150 साल पहले आ गया, कोई 50 साल पहले आ गया, कोई 2 साल पहले आ रहा है, लेकिन सब उनकी निगाह में, मूल जो रहवासी उनकी निगाह में सब बाहरी हैं। तो खैर वो कभी झगड़ा इस रूप में कभी नहीं करते और झगड़ा होना भी नहीं चाहिए, होगा भी नहीं, क्योंकि शिवसेना का जो स्वरूप है, शिवसेना जिस तरह से हिंदी भाषियों में मिक्सअप हुई है, जिस तरह से बड़े पैमाने पर हिंदी भाषियों को अपने से जोड़ के रखा है, इससे तो लगता ही नहीं कि उनका उद्देश्य, खासतौर से उद्धव ठाकरे का उद्देश्य किसी प्रांत विशेष के लोगों को, खासतौर से हिंदी भाषियों को नाराज करना रहा होगा। ये कदापि नहीं लग रहा है। लेकिन अब इसको इशू बना करके इनका स्वरूप ऐसा दिया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का बयान हिंदी भाषी विरोधी है, परप्रांतीय विरोधी है। अब मुंबई की आबादी 17 से 21% बीच अगर मराठी भाषी है तो बाकी जो हैं सब परप्रांतीय ही हैं। तो अगर वो चुनाव के मद्देनजर देखें तो एक घाटे का सौदा है। लेकिन एक प्रशासक के तौर पे देखें तो इनको ओपन नहीं बोलना चाहिए था। ये आदेश दे देते कि भाई इस पर अपराधियों पर नजर रखो। इस बात को इस तरह से भी कहा जा सकता था कि अपराधियों पर नजर रखा जाए, जो बाहर से अपराधी आ रहे हैं उन पर नजर रखा जाए। आपकी जानकारी के लिए, अंग्रेजों के ज़माने में ये आदेश था। अंग्रेजों के ज़माने में जो उस समय मुंबई में जो भी होटल थी उनमें अचानक सप्ताह में 2 दिन किसी भी समय रेड पड़ते थे। अगर रजिस्टर पर लिखा नाम और पकड़ा गया व्यक्ति या महिला पुरुष जो मिलते थे, अगर वो अलग दिखे तो उन्हें सीधा जेल में डाल देते थे, गिरफ्तार कर लेते थे। ये कानून आज भी है, लेकिन पुलिस खंडनी खोर जिसे कहते हैं मराठी में, जो हफ्ताबाज, वसूलीबाज, टारगेटबाज पुलिस, अब वो काम नहीं करती। क्योंकि आजकल 90% होटलों में, बड़ी होटलों की बात नहीं कर रहा हूँ, बिस्तर बदलने का, चादर बदलने का काम होता है। कोई असली नाम बता करके होटलों में नहीं आता। किसी की पत्नी, किसी के पति या जो भी कह लीजिए, इस तरह से लोग आते हैं और घंटे 2 घंटे बाद निकल जाते हैं। ये बड़े पैमाने पर चल रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। या तो ये उस समय का आदेश था, सही है। और उस समय ये भी था, अपराध रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था कि जो भी अपराधी बाहर से आ रहा है उसका रजिस्टर बने, कहाँ से आया और कब तक रहा, कब गया। और ये तब छोटी सिटी थी मुंबई, ये नियंत्रण हो सकता था। आज तो पुलिस के विभाग के बड़े अधिकारियों से बात हुई मेरी, वो कह रहे हैं अगर सारे परप्रांतियों पर अगर नजर रखना है तो कम से कम 10 लाख की भर्ती और करनी पड़ेगी। जो आज की पुलिस है उससे 10 लाख पुलिस और चाहिए। और राज्य के बाहरी सिरे पर, माने जो गाड़ी प्रवेश कर रही है उस गाड़ी को वहीं रोक करके चेक करना पड़ेगा। राज्य में तब प्रवेश करेगा ट्रेन या जो 4 व्हीलर या जो भी वाहन है 2 व्हीलर, वो राज्य की सीमा पर चेक हो जाए, इसके बाद अंदर आए। अगर अधिकृत है तो आए, वरना ना आए। इस तरह से होगा तो संभव है। केवल मुंबई में देख पाना, कंट्रोल कर पाना असंभव है, ये पुलिस ही मान रही है। खैर, अपराधियों पर नियंत्रण रखना तो पुलिस संभव ही है, लेकिन सारे के सारे लोगों को चेक कर पाना ये असंभव है। हाँ, इससे वसूली बढ़ जाएगी, पुलिस की हफ्ता वसूली बढ़ जाएगी। जो भी कोई दिखेगा उसको पकड़ करके कुछ भी कह देंगे, कर्नाटक से है, आंध्रा से है, उड़ीसा से है, बंगाल से है, कुछ ही बोल करके उससे पैसा लेना शुरू कर देंगे। ये पुलिस का तो धंधा है, उसको तो मौका मिलना चाहिए, वो अपना काम कर देगी। टारगेट बढ़ जाएगा। 100 करोड़ टारगेट था, 500 करोड़ टारगेट वसूली हो सकता है अगर इस तरह काम शुरू कर दिया जाए तो। या फिर मुंबई
एकदम से अच्छी हो जाएगी या फिर मुंबई कलकत्ता जैसी बकाल हो जाएगी, जो भी होगा। लेकिन अच्छे के लिए अपराधी को तो किसी भी तरह संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, अपराधी नहीं आने चाहिए। ये सच है कि बाहर के राज्यों से क्राइम करके लोग भाग करके मुंबई में आते हैं। मुंबई सघन बस्ती है, छुप जाते हैं, उनको नियंत्रण उन पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता, ये सच है। पुलिस को पता लगता है तो पुलिस पैसा खा करके उन्हें छोड़ देती है, ये भी कड़वा सच है। ये ऐसा नहीं है कि आज के जो सत्ताधारी लोग हैं उनको नहीं पता है, या आज जो विपक्ष बैठे हैं लोग हैं उनको नहीं पता है। ये जब सत्ता में जो जी सत्ता में रहा है वो अपने अपने चैनल थ्रू अपराधी सत्ताधीशों तक पहुंचते रहे हैं, उनको उनकी सेवा शुश्रूषा कर करके वो सुरक्षित ढंग से मुंबई में रह रहे हैं, रहते थे और आगे भी रहेंगे, ऐसा अनुमान है। लेकिन आज जो राजनीति शुरू हो गई है वो राजनीति बीएमसी चुनाव को देखते हुए हो रही है। राज ठाकरे की पार्टी इस रूप में बदनाम थी, हिंदी भाषियों की पिटाई, उनका अबू आजमी नहीं जमा था, शुरू हो गया था। आज राज ठाकरे चुप हैं, वो ये जरूर कह रहे हैं कि अपराधियों पर नियंत्रण रखा जाए, कंट्रोल किया जाए, लेकिन परप्रांतीय शब्द यूज नहीं कर रहे हैं। मुंबई में अगर मुंबई में 80% 79% लोग परप्रांतीय हैं तो उनमें से कम 40% लोग केवल और केवल पूर्वांचल के हैं। पूर्वांचल स्थान पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, थोड़े से बिहार के जिले। तो अगर मुंबई के चुनाव में उनका सर्वाधिक प्रभाव है। बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट भी हैं, जमींदार भी हैं, माने बिल्डर भी हैं, कारखाने वाले भी हैं और सरकारी नौकरियों में बड़े पदों पर भी हैं। तो वो क्षेत्र हाईली क्वालिफाइड है। वो पलायन जरूर हुआ है, पलायन कहिए, विस्थापन कहिए, या उनकी पढ़ाई के मुताबिक वहाँ नौकरियां नहीं मिली इसलिए मुंबई आना उनकी मजबूरी रही। लेकिन वो पूर्वांचल के लोग हैं। मुंबई के चुनाव में या मुंबई के आसपास के शहरों के चुनाव में ठाणे जिले की जितनी महानगर पालिकाएं हैं और मुंबई महानगर पालिका, न्यू मुंबई महानगर पालिका, यहाँ स्थिति यह है कि अगर पूर्वांचल जिस पे नाराज हो जाए, पूर्वांचल के मतदाता जिस पे नाराज हो जाए, उसका विजय होना असंभव है। तो ये अब जोड़ा जा रहा है। ये एक तरह से भाजपा के विधायक अतुल भातखलकर ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ स्थानीय थानों में एफआई समतानगर थाने में, मुंबई के समतानगर थाने में एक अर्जी दी है। इसमें कहा है कि 153A के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उनका तर्क है कि दो समुदाय में, दो समूहों में, दो प्रांत के लोगों में ये भेद निर्माण किया जा रहा है, एक तनाव निर्माण किया जा रहा है, वैमनस्य तैयार किया जा रहा है। ये उद्धव ठाकरे को संवैधानिक पद बैठे व्यक्ति हैं, उन्हें नहीं कहना चाहिए, ऐसा उनका तर्क है। उन्होंने तर्क दिया है साकीनाका का आरोपित जरूर वो चौहान था, वो हो सकता है पूर्वांचल का, उत्तर प्रदेश का रहा है और उसके सजा होनी चाहिए। उन्होंने नाम गिनाया। संजय राठौड़ कौन, जो मंत्री थे जिनको इस्तीफा देना पड़ा, क्या परप्रांतीय थे? बलात्कार और एक हीरोइन कह लीजिए उसकी आत्महत्या करने के लिए पूजा चौहान को आत्महत्या करने तक की स्थिति देना। और नगर सेवक नामदेव भगत क्या परप्रांतीय हैं? दिलीप माने एक्स एमएलए शिवसेना के हैं, क्या परप्रांतीय हैं? धनंजय गावड़े नाला सुबारक नगर सेवक हैं, क्या परप्रांतीय हैं? ये सारे नाम गिना के, बड़े बड़े लोगों के नाम गिना, शिवसेना के बड़े पदों पर लोग रहे हैं। और ये इन सब पर बलात्कार और बलात्कार के जैसे अपराध के मामले दर्ज हैं। तो उनका कहना है कि इन पर कौन सा न्याय देंगे, इनके अपराधी कौन है? उन्होंने एक तर्क दिया कि मुंबई पिछले 6 महीने 7 महीने के अंदर 550 बलात्कार केस हुए हैं, जिनमें 223 तो अल्पवयीन छोटी बच्चियों के साथ कुकृत्य हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इन सब का भी रिकॉर्ड निकालो, क्या सारे परप्रांतीय हैं? जो भी हैं, तो अगर जिस भाषा के वो लोग हैं, अगर उनका नाम इंगित नहीं किया जाता तो ये परप्रांतीय शब्द जोड़ा जाना उचित नहीं था। 1100 क्या कहते हैं उसको, विनय भंग, शील भंग, 1100 अपराध के मामले भी 6 महीने में दर्ज हुए केवल मुंबई में। मुंबई बहुत सुरक्षित शहर था। कहाँ जा रहा है ये आप देख लीजिए। अरे अभी की बात है, चित्रा वाक कर रही है, भाजपा की बड़ी नेता हैं, कि अभी की बात है, आज की बात है, 7 साल की बच्ची के साथ दहिसर में बलात्कार हुआ। 7 साल की बच्ची के साथ, बोईसर में 12 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हो गया। उल्लासनगर में हुआ, कल्याण में हुआ, ठाणे में हुआ, कहाँ नहीं अपराध हो रहा है। चित्रा वाक का कहना है कि जो राज्य भर में अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इसमें फेल्योर सरकार का है। खैर, इनका ये नारा, इनका ये बयान, इनका ये वक्तव्य पॉलिटिकल है। सच्चाई ये है, मुंबई महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर हुआ करता था। मुंबई एकदम सुरक्षित था। रात के 2 बजे भी महिलाएं आराम से अपने घर से निकलती थी और जहां जब गंतव्य तक पहुंच जाती थी, कोई रोक टोक, कोई हस्तक्षेप, कोई उनके बदतमीजी नहीं होती थी। इस समय जरूर थोड़ी घटनाएं बढ़ी है। पता नहीं पुलिस किस कारणवश डिमोरलाइज हो गई है, क्या टारगेट दे दिया गया है, लेकिन निश्चित है मुंबई की, देश की सर्वोत्तम पुलिस में मुंबई का नाम होता था। लेकिन आज मुंबई कहाँ पहुंच गई है, मुंबई पुलिस कहाँ पहुंच गई है, ये सुन करके, देख करके दुख हो रहा है।
इसमें भी आरोपियों पर किसी प्रांत विशेष का होना या किसी की स्थानीय भाषा का बोलने वाला न होना, ये कह करके भेद निर्माण करना तो एक तरह से नुकसान का मसौदा है। चुनाव है बीएमसी का, 6 महीने बाद चुनाव है। अगर ये मुद्दा बढ़ता गया तो निश्चित है कि शिवसेना जो पिछले 30-35 साल से लोगों को जोड़ के रखी थी, जो अपने साथ रखी थी, शिवसेना के साथ हिंदी भाषी बड़े पैमाने पर रहे हैं, आज भी हैं। भले भाजपा कुछ दावा कर ले, लेकिन बड़ी संख्या में शिवसेना के साथ हिंदी भाषी हैं और उनका काम भी शिवसेना चढ़-बढ़ करती है। जहां भी मौका आता है, हिंदी भाषी संकट में होते हैं, शिवसेना पीछे नहीं हटती, साथ देती है। ऐसा शिवसेना का तेवर रहा है। लेकिन ये बयान अगर भाजपा भुना ले गई तो शिवसेना का जरूर घाटा हो जाएगा। राज ठाकरे चुप हैं, राज ठाकरे परप्रांतीय की बात नहीं कर रहे हैं, राज ठाकरे अपराधी की बात कर रहे हैं। तो राज ठाकरे जो क्षेत्रवाद से उठे थे, अब राष्ट्रवाद पहुंच गए हैं। उनके झंडे का रंग भगवा हो गया है, केसरिया हो गया है। और जो शिवसेना स्वर्गीय आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, जिन्होंने पूरे विश्व में अपना भगवा फहराया था, भगवा झंडा का दमदम फैलाया था, क्या उनका रौब दिखाया था पूरे विश्व को, अब वो सिकुड़ करके धर्मनिरपेक्ष बन करके एक तरह से वो पार्टी का वह स्वरूप नहीं दिख रहा है। अगर ये परप्रांतीय शब्द यूज किया गया है, गलती से हुआ होगा तो झट से सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि लगता नहीं है कि उद्धव ठाकरे का उद्देश्य ऐसा कुछ रहा होगा। वो मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, वो ऐसा लूज टाक वैसे भी नहीं करते, तो इसमें किए होंगे ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सीएमओ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी ये पोस्टेड है और सीएमओ के प्रवक्ता के हिसाब से भी ये सही बयान है। तो कुल मिलाकर के मामला गंभीर है। अगर अपराधी चाहे जिस प्रांत का हो, चाहे जिस धर्म का हो, उस पर नियंत्रण होना आवश्यक है। उसको रजिस्टर्ड किया ही जाना चाहिए, जेल में डालना ही चाहिए। अगर वो भगाने लायक हो तो लात मार के भगा देना चाहिए। लेकिन किसी भाषाभाषी को बदनाम करने की आवश्यकता नहीं होती, नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, उचित ही नहीं है। आज मुद्दा फिलहाल इस पर इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या कोई अपराधी, कोई गुंडा किसी भाषाभाषी का हो करके वो शरीफ हो सकता है या वो बुरा हो सकता है? आप अपनी राय हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।